प्यारे विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी साथियों, जैसा कि देख रहे हैं आज का टॉपिक है वर्ण विचार। अब वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा क्या होती है? प्राचीन काल से मानव का जब से विकास हुआ तब से ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करता आ रहा है। तो भाषा का तात्पर्य है बोलना। भाषा भाष धातु से निष्पन्न है, इसका अर्थ होता है बोलना। उच्चरित ध्वनि के माध्यम से अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, तथा जब हम उसे लिपिबद्ध करते हैं अर्थात लिखते हैं तो वह लिपि कहलाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी ही है। राजभाषा 14 सितंबर सन 1949 को घोषित की गई और यह अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को माना गया। तो इस तरह के जो कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हैं अति महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे गए बिंदु हैं, तो आप इनका अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हम वर्ण विचार पर चर्चा करते हैं। तो भाषा चूंकि उच्चरित ध्वनियों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और यदि हम उसे लिखते हैं तो वह लिपि कहलाती है, और अपनी हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है। तो हमारी प्राचीन लिपियां थीं ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। कौन कौन सी? ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से, जिसे नागरी कहा जाता है, अब उत्तरी शाखा से एक पहले गुप्त लिपि का विकास हुआ। ठीक है, ब्राह्मी लिपि 350 ईस्वी के आसपास थी। फिर गुप्त लिपि जो है 4वीं और 5वीं शताब्दी में विकसित थी, और इसके बाद सिद्ध मातृका लिपि आई। क्या? सिद्ध मातृका। और सिद्ध मातृका लिपि के बाद, ये लिपि है, इसके बाद कुटिल लिपि का विकास हुआ। 9वीं शताब्दी तक ये रही कुटिल लिपि, और इसी कुटिल लिपि से जो हमारी नागरी लिपि है यह विकसित हुई। अब नागरी लिपि का संबंध देववाणी संस्कृत से होने के कारण, अर्थात देववाणी संस्कृत की भी जो लिपि है वो नागरी है, इसलिए इसे देवनागरी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मराठी, हिंदी और नेपाली भाषाओं की भी लिपि देवनागरी है। लिपि का मतलब समझ रहे हैं, लिखना, लेखन की जो वो है, जैसे उच्चरित करते हैं भाव विचार अभिव्यक्त करने के लिए तो भाषा होती है, ऐसे ही जब लिखते हैं तो लिपि होती है। तो लिपि हमारी क्या है? देवनागरी। देवनागरी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं भाषाएं? संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली। ठीक है, सारे पॉइंट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब राज्य की राजभाषा को उल्लेख पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो वह है 345 के अंतर्गत। ठीक है, फिर अगला है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो आपका उत्तर होगा 351 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 344 फर्स्ट और 351 की
अष्टम अनुसूची में 22 कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 22 भाषाओं को। यह भी प्रश्न पूछा गया है, बना है कि 4 भाषाएं जो बाद में जुड़ी हैं उनमें से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, मैथिली, कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा मैथिली भाषा। मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली कौन कौन सी जो है? 4 ये बाद में 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अधिनियम 203 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला है कि सर्वप्रथम महादेव गोविंद। अच्छा, लिपि जो है, चूंकि जैसे हमारी भाषा का विकास हुआ है, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत और उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, तो इसी तरह से लिपि में भी सुधार की संभावना, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। लिपि में भी सुधार होते रहे हैं और वह सुधार भी 3 तरीके से हुए हैं। व्यक्तिगत सुधार यानी व्यक्ति विशेष के द्वारा, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है, जो उन्होंने मुद्रण की शैली, लेखन की शैली, जो केसरी अखबार निकालते थे, तो उसमें लिपि सुधार की चर्चा की है। उसके पहले राणा डे ने लिपि सुधार समिति गठित की, और कहाँ पर यह गठित हुई पूछ लिया जाता है, तो ये है मुंबई में। कहाँ गठित की? मुंबई में सर्वप्रथम लिपि सुधार की महादेव गोविंद राणा डे ने लिपि सुधार समिति गठित की। कहाँ? मुंबई में। फिर 20वीं सदी के प्रारंभ में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की, और कभी कभी कह दिया जाता है तिलक फॉन्ट जोड़ा इन्होंने। ठीक है, तो जो मुद्रण के फॉन्ट जो विकसित किए उन्हें तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सावरकर बंधुओं ने कहा कि स्वरों के लिए जो है तमाम अलग अलग स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ हैं, तो इसके लिए जो हम मात्रा आ की 12 खड़ी तैयार की, यानी आ पर मात्रा लगा दी और उस तरह से एक ही आ से सारे स्वर बना दिए। ठीक है। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ, तो उसके कार्यकारी जो अध्यक्ष थे, संयोजक थे, काका कालेलकर थे। इन्होंने इन सावरकर बंधुओं की जो 12 खड़ी है, इसे स्वीकार करने का अनुमोदन किया, तथा लिपि में जो लिखते हैं उसमें शिरोरेखा लगाने का भी सुझाव इन्होंने दिया। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तो ये जो आपने देख रहे हैं, ये इनका व्यक्तिगत प्रयास रहा लिपि में सुधार का, दोनों लोगों का, राणा डे हो या बाल गंगाधर तिलक। फिर जो हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, ये स्वयंसेवी संस्था का प्रयास हुआ, और इनका ये व्यक्तिगत प्रयास रहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, और फिर ये सरकारी प्रयास। तो इस तरह से लिपि में सुधार के बीच बीच में सुझाव आते रहे, परिवर्तित किया गया, संशोधन किया गया, और उसका परिमार्जित परिनिष्ठित रूप आज हमारे सामने उपस्थित है। आज भी सुधार की संभावनाएं हैं और ये निरंतर बनी रहेंगी। ठीक है, क्योंकि जैसा परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो उसी आधार पर लिपियों में भी जैसे बहती हुई गंगा की धारा है, ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा है। अनेक शब्दों को देशज, विदेशज, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू सबका समावेश अपने में कर रखा है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ग के स्थान पर, वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया कि जैसे हिंदी लिखना है तो ये हिंदी में ना करके बल्कि अनुस्वार लगाया जाए, हिंदी लिखा जाए। ठीक है, गंगा बिंदु रखा जाए, अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। और यह सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया है और मान्यता भी इसे प्रदान की है नरेंद्र देव ने। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की। इन्होंने आ की 12 खड़ी को भ्रामक माना। इन्होंने सुझाव दिया, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो समिति बनी, उन्होंने कहा कि आ की जो 12 खड़ी है सावरकर बंधुओं द्वारा, वह अत्यंत भ्रामक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई और सुझाव दिए और वो लगभग उनको मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, संयुक्त वर्ण छ, त्र,
और ज्या को वर्णमाला में स्थान दिया, इनके अनुमोदन के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु रहे हैं महत्वपूर्ण, जो वर्ण विचार के पहले आवश्यक रहे हैं कि हमारी भाषा क्या है, लिपि का विकास कैसे हुआ, और हमारे संविधान में उनका किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सन्निहित किया गया है। तो इसके बाद अब आते हैं वर्ण विचार पर। ठीक है, देखते हैं। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। ठीक है, वाक्य तो समझ रहे हैं, राम जाता है, मैं बाजार जाता हूँ। उपवाक्य जैसे थोथा चना बाजे घना। पदबंध का तात्पर्य जैसे विद्यालय, दो पदों का मेल हो। और फिर पद है, पद को ही शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द समूह वाक्य बनते हैं। और पद की जो छोटी इकाई है वह वर्ण है। ठीक है, और ध्वनि भी इसे कहते हैं। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? लिखित रूप जो हम लिपिबद्ध करते हैं वह क्या है? वर्ण। और उसका मौखिक रूप जो हम उच्चारण करते हैं वह क्या है? ध्वनि है। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। जो उच्चरित रूप है, भावाभिव्यक्ति का उच्चरित रूप, वह ध्वनि है। और जो लिखित रूप है वो सबसे छोटी इकाई वह वर्ण होती है। ठीक है, अब अपनी जो लिपि है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि इसमें नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 अनुस्वार विसर्ग। इसके 3 के अंतर्गत अनुस्वार अंग जो होता है इसका मात्रक ये, दूसरा अनुनासिक, ठीक है, जो चंद्र बिंदु लगता है, और तीसरा है विसर्ग। ठीक है, तो इन सब का समावेश किया जाता है, आह जो होता है। ठीक, और देवनागरी जो है कैसी लिपि है? अक्षरात्मक, ध्वन्यात्मक नहीं है। कैसी है? अक्षरात्मक। इसे वर्णनात्मक भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता यह है इसकी कि यह इसमें स्वर व्यंजन सब जो है किसी भी भाव अभिव्यक्ति के लिखित रूप को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में समर्थ हैं। दूसरी है कि यह अक्षरात्मक या वर्णनात्मक है। तीसरी यह है कि इसमें समग्रता है। वर्णों में वैज्ञानिकता है। पहली वर्णों में क्या है? वैज्ञानिकता। ठीक है, दूसरी है ये अक्षरात्मक है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? समग्रता है। इसमें समग्रता का तात्पर्य समझते हैं? जैसे अंग्रेजी का विकास, अंग्रेजी जो है उसकी लिपि रोमन है, तो रोमन में जो है वह ना के लिए और अणा के लिए, दोनों के लिए एन वर्ण आता है, जबकि हिंदी में समग्र रूप ना अलग और ना अलग उच्चरित किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से उच्चारण में वैज्ञानिकता है। उच्चारण जो है स्पष्ट है। चौथी इसकी विशेषता क्या है? उच्चारण स्पष्ट है, इसमें कोई छिपाव या दुराव नहीं है। अंग्रेजी में जैसे
ये लिखा जाता है तो लग रहा है कि ये क्या है, हावर, लेकिन इसे क्या बोला जाता है, आवर। ठीक है, तो एच जो है यहाँ क्या संकेत कर रहा, आ का, और खाली NOW कहा जाए तो नाउ हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, लेकिन हिंदी में जो लिखा जाता है वही उच्चारित किया जाता है, उच्चारित किया जाता है। तो इस तरह से उच्चारण की स्पष्टता है। इसी तरह से इसकी और विशेषता है नियतता। अगली इसकी विशेषता क्या है, नियत है, नियतता। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण नियत है, जबकि अंग्रेजी में कहीं का को कैट, CAT कैट लिखते हैं, तो कहीं का के लिए काइट जैसे लिखना है तो KITE काइट लिखते हैं, तो का के ही कहीं केमिस्ट्री लिखना है तो CHEMIST लिखते हैं, तो का के लिए CH। तो यह नियतता रोमन में नहीं है जो अपनी देवनागरी लिपि में है। और इसके अतिरिक्त जो ये चौथी विशेषता हो गई, इसी तरह से पांचवी इसकी विशेषता है निश्चितता। क्या है, निश्चितता, माने यह निश्चित है। जैसे अंग्रेजी में रोमन यानी जो लिपि है उसमें कहीं BUT बट होता है तो कहीं PUT पुट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ उच्चारण इसका बट हो रहा है और यहाँ पुट हो रहा है। यही यू जो है यहाँ बट और यहाँ ऊ की मात्रा बन रहा है। तो यह निश्चितता देवनागरी में है, रोमन में नहीं है। ठीक, और कलात्मक है, रोचक है, अक्षर जो है इसके प्रत्येक जो है बहुत सुंदर बनते हैं। और एक विशेषता और है कि इसमें स्थान जो है, जैसे मान लीजिए स्कूल लिखना है या CHOOL, और हिंदी में जब लिखना है देवनागरी में तो स्कूल, कितने हुए अक्षर, 2 और 2.5, और यहाँ देख रहे हैं 3 3 6। ठीक, तो यह कुछ विशेषताएं हैं अपनी देवनागरी लिपि की। अब आप देख रहे हैं वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई, जो लिखित इकाई होती है वो क्या है, वर्ण, और जो मौखिक है वही ध्वनि कहलाती है। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। उच्चरित इकाई जो सबसे छोटी है किसी भाषा की वह ध्वनि है, और लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। वर्ण और अक्षर में भी भेद है। आइए देखते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या भेद है। ठीक है, वर्ण और अक्षर, जैसे मान लीजिए राम है तो कितने अक्षर हैं इसमें, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, 2। राम 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, दिल 2 अक्षर, लिखते हैं राम। तो कितने अक्षर हैं, 2। कौन कौन से, रा और म। लेकिन वर्ण कहा जाए कि इसमें वर्ण कितने हैं, तो वर्ण इसमें र प्लस आ प्लस मु प्लस अ, यानी कि कुल कितने, 4 वर्ण हैं। तो अक्षर और वर्ण में भेद समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाना है बच्चों को। अक्षर 2 अक्षर हैं यहाँ, रा और म, यहाँ 4 वर्ण हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं स्वर व्यंजन कितने हैं, कुल कितने स्वर माने गए हैं, कितने व्यंजन माने गए हैं वर्णमाला में। तो सबसे पहले स्वर, आपको पता है आ, ई, उ, री, ए, ऐ,
ओ, औ, ठीक है, और अंग, आह। ठीक, तो यहाँ आ से लेकर के और औ तक कितने हो गए? 11। ये 11 जो है ये स्वर हैं। और ये जो देख रहे हैं अंग और आह, ये अयोग वाह हैं। क्या हैं? अयोग। ये 2 वर्णों से मिलकर के बना है, जिनका योग जो है ना तो स्वर में होता है गिनती और ना ही व्यंजनों में, लेकिन चूंकि ये दोनों आ के साथ अनुस्वार और विसर्ग लगा करके प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये साथ रहते हैं। योग ना होते हुए भी साथ जो रहें। समझ में आया शाब्दिक अर्थ इसका? अयोग वाह क्या कहलाते हैं? अयोग वाह, अयोग वाह। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है व्यंजन का। तो व्यंजन में का वर्ग, का वर्ग 5 वर्ग होते हैं। क छ ट त प। का वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। चा वर्ग, चा वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। इसका उच्चारण इस तरह से करना, य। ठीक है, जैसे री का उच्चारण मूल रूप में अब नहीं रहा, अब इसका जो उच्चारण होता है वो री के रूप में होता है। कुछ वर्ण है जैसे ऋण है, ऋषि है, ठीक है, उऋण है, तो वहाँ किया जाता है। ये संस्कृत में था। तो कुछ जो है भाषा विज्ञानी इसे स्वर नहीं मानते, तो उनके मतानुसार 10 ही स्वर माने जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो है 11 मूल स्वरों को मान्यता प्रदान करते हैं। तो चा के बाद टा वर्ग, टा, ठ, ड, ढ, अणा। फिर ता वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर पा वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अंतस्थ, य, र, ल, व। फिर आते हैं ऊष्म। ऊष्म में श, स, श, ह। इसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हैं कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन छा का जो है एक इनसे बना है। ये बना है क और शा से, मूर्धन्य शा। इसी तरह से त्र, ता और रा से बना है। इसी तरह से ज्या, ज प्लस या से, इसे ज्या पढ़ते हैं, ज्ञा नहीं कहते। ज्ञा तो ये हो जाएगा ज्ञा। ठीक है, ज्ञा, ज और या। और कहा जाए जैसे ज्ञानी है तो ये शब्द शब्दकोश में कहाँ होगा? तो
काखा गाघा अंग च छ, छा वाले वर्णों से जो शुरू होते हैं शब्द, उसके बाद ज्ञाप के शब्द आएंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर कहा जाएक्षा से शुरू होने, जैसे क्षत्रिय कहाँ होगा, तो का से जहाँ शुरू होते हैं प्रारंभ में ही, यह इस वर्ण से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। ठीक है। संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुण व्यंजन क्या आते हैं, द्विगुण व्यंजन। दो गुणों से को लिए हुए हैं, ये इन्हें उक्षिप्त भी कहते हैं। उक्षिप्त व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। ये ड और ढ जो यहाँ हैं, इनके नीचे बिंदु लगा करके, ठीक है, और ये ड़ा और ढा पढ़े जाते हैं। जैसे सड़क, ठीक है, जैसे साड़ी, और ढा पढ़, बढ़, चढ़। ठीक, तो इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि स्वर कितने हैं। तो स्वर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। ठीक है। दो जो हैं ये अयोगवाह हैं। ये कितने हो गए? 2। फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मूल व्यंजन कितने हैं। तो ये मूल व्यंजन है। कितने हो गए? देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 5 5 सम में है, तो 5 गुणे 5 कितना हो गया? 25। और 4 अंतःस्थ और 4 ऊष्म, तो कुल कितने हो गए? 25 4 29 और 4 33, यानी 33 व्यंजन हैं मूल। क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं, छत्र ज्ञ स्र। तो स्रा का यहाँ रह गया है, स्रा भी देख लीजिए। स्रा जो है वो श और रा से मिलकर के बना है, और ये द्विगुण व्यंजन है। तो अब 4 ये हो गए। टोटल अगर देखा जाए वर्णों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 4 ये और द्विगुण 2 ये। ठीक, तो 33 और 11 44, 44 और 2 46, 46 और 4 50, 50 और 2 52। तो कुल वर्ण कितने हो गए वर्णमाला में? 52। ठीक है। इस तरह से वर्णमाला पूरी। एक चीज़ और देख लेते हैं, जो अक्सर त्रुटियां करते हैं बच्चे लिखने में, और इसमें से जो वीडियो देख रहे हैं कई लोग अध्यापक भी होंगे, तो उनकी त्रुटियों में सुधार हो, वर्णमाला शुद्ध लिख सकें और इस तरह से हिंदी को मजबूत करें। ठीक है। और हिंदी की मजबूती राष्ट्र की मजबूती है। हिंदी का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है, क्योंकि बहुसंख्यक बहुत से लोग यहाँ पर हिंदी बोलने वाले खा, इसको क्या लिखते हैं? इस तरह से लिख देते हैं। यह पूरी तरह से गलत है। इसी तरह से गा देख रहे हैं आप, बच्चे क्या लिख देते हैं? लिखने के लिए दिया जाता है, अक्सर गलतियां कर देते हैं। बहुत से इसमें देख रहे हैं जो अध्यापक भी होंगे, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यह गलत है। गा जो है इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से घा को लिखते हैं बच्चे, ऐसे कर देते हैं, घा हो जाता है। तो इन त्रुटियों का ध्यान दें जो बच्चे कमियां करते हैं। अंगा में भेद नहीं कर पाते, अंग जो लिखते हैं यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ये बनता है, यहाँ लिखेंगे तो ड़ा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ड़ा बन जाएगा। इसलिए इस तरह से अंग नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। जा में भी गलतियां करते हैं, इया में गलतियां करते हैं, बराबर बना देते हैं दोनों, इया, जबकि ये बनता है इया। इसी तरह से धा जो लिखते हैं, धा भी ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे बनेगा धा। भा में भी जोड़ देते हैं लाइन बच्चे, या पूरे के ऊपर सिरो रेखा कर देते हैं,
यह भी गलत है। माँ जब लिखते हैं तो क्या कमी करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो यह गलत है। आपने देखा होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये और ये छोटा और ये बड़ा, गा में भी ये छोटा रहेगा और ये बड़ा रहेगा। ठीक है। शा में क्या गलतियां करते हैं, मूर्धन्य शा को क्या लिखते हैं, ऐसे बच्चे लिख देते हैं, उल्टा पेट चीर देते हैं। ठीक है। इन त्रुटियों का ध्यान यदि रखेंगे तो बच्चों की हिंदी मजबूत होगी, उनका आधार मजबूत होगा, उनका बेस यदि मजबूत होगा तो मंजिल और बिल्डिंग अच्छी ही बनेगी। तो इनको भी बहुत अच्छे से ध्यान से सीखना है। ठीक है। कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि किन दो वर्णों का मेल है क्षा, त्रा किन दो वर्णों का मेल है या स्रा किन दो वर्णों का मेल है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि शब्दकोश में इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो कहाँ पर होंगे। ठीक है, किन के बाद आएंगे। ठीक है। तो जैसे ये है तो ये स्वर के बाद शुरुआत होगी इसकी। ठीक है। इसकी ता, टाठा डाढ़ा ना के बाद ता जहाँ शुरू होता है वहाँ त्र से त्रिशूल वाले इस तरह के शब्द शब्दकोश में मिलेंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। ज्या से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वह छा के बाद होंगे, यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है। तो कई तरह से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, और एक भी प्रश्न आपका न छूटे इसका ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है। आइए और देखते हैं वर्णों का जो है स्वरों का वर्गीकरण। अब है स्वरों का वर्गीकरण। पहले स्वरों का कर लेते हैं, फिर व्यंजन का करेंगे। तो दूसरा भाग बनेगा। पहले आप देख लीजिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अब आप देखें कि स्वर जो है प्रकृति के आधार पर, जो स्वरों की जो प्रकृति है, प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 मूल स्वर और नंबर 2 संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर पहला है इसमें मूल स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आ, ई, री, ये मूल स्वर हैं। ठीक है। और दूसरे हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन से हैं, जानते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक। ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। कैसे? जैसे ए बना है, वह बना है आ प्लस ई से, आ और ई के मेल से ए बना है। इसी तरह से आ और ए का मेल हो गया तो ऐ बन गया। इसी प्रकार से आ और ऊ के मेल से ओ बना है, और आ तथा ओ के मेल से औ बना है। तो आपके यह 4 संयुक्त स्वर हैं और यह मूल स्वर हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका भेद है, पहला ये हो गया। दूसरा जो है, पहला प्रकृति के आधार पर मूल स्वर आ ई री, और दूसरा ए ऐ ओ औ। दूसरा इसमें है मात्रा और
कालानुसार वर्गीकरण। अब मात्रा के आधार पर एक मात्रा यानी लघु, एक मात्रा होती है, दीर्घ दो मात्रा होती हैं, और प्लुत तीन मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं? तीन मात्रा। ठीक, जैसे तो लघु स्वर नंबर 1, नंबर 2 दीर्घ स्वर, लघु को ह्रस्व भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इसमें कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ। ठीक है। और दीर्घ में बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, जो आ और आ के मेल से बनता है, बड़ी ई हो गई, ई और ई के मेल से बनता है। ठीक है। इसी तरह से ए भी अभी हमने बताया था, आ और ई के मेल से बनता है, ए, ओ, औ। ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। और तीसरा जो इसमें आता है वह प्लुत आता है। क्या आता है? प्लुत। जैसे ओम। ठीक है। तो यहाँ उच्चारण जो करते हैं, यहाँ तीन मात्राएं होती हैं। ओम, रामा हो, तो तीन मात्राएं, यहाँ प्लुत हो गया। तो मात्रा और काल जो ठीक है। अब तीसरा जो इसका वर्गीकरण है वह अनुनासिक की दृष्टि से है। किस दृष्टि से? अनुनासिक। अनुनासिक की दृष्टि से इसके कितने भेद हैं? 2। नंबर 1, सानुनासिक। सानुनासिक का तात्पर्य यह है कि नासिका के साथ उच्चारण हो, मुख से भी हो और नाक दोनों का मेल हो। जैसे गांव। ठीक है। तो यहाँ आ उच्चारण हो रहा है, गांव। ठीक है। नांद, मांद। ठीक। मांग। तो जहां अनुनासिक यानी मुख और नासिका से उच्चारण हो वो सानुनासिक स्वर हैं, और दूसरे हैं निरानुनासिक। निरानुनासिक। तो इसमें सभी 11 स्वर निरानुनासिक में आ गए। लिख दीजिए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी जो है निरानुनासिक हैं। इनका उच्चारण मुख से हो रहा है। ठीक है। तो अनुनासिक की दृष्टि से सानुनासिक और निरानुनासिक, जिनका उच्चारण मुख और नासिका से हो वो सानुनासिक स्वर, और जिनका केवल मुख से हो, नासिका का प्रयोग ना हो, वे निरानुनासिक होते हैं। ठीक है। अब चौथा देख लीजिए, जिह्वा के भाग के आधार पर। जिह्वा के भाग के आधार पर। तो जिह्वा के भाग के आधार पर अग्रस्वर, ई, ए, ऐ। ठीक है। ये 4 जो हैं वे अग्रस्वर हैं। और मध्य स्वर है अ, और पश्च स्वर जो बचे, ठीक, जैसे आ, ओ, ए, ऐ,
ओ, औ, और अर्धचंद बिंदु के साथ अंग्रेजी का गृहीत व जो स्वर है आ, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, तो यह सभी पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब उच्चारण स्थान के आधार पर पांचवा इसका विभाजन है, स्वरों का वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर। समझते चलिए एक एक को जो है अच्छे से, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर तो उच्चारण स्थान के लिए पहले समझ लीजिए कि उच्चारण हम कहाँ कहाँ से करते हैं और कितने विभाग किए हैं भाषा वैज्ञानिकों ने हमारे उच्चारण के लिए। तो जो कंठ है, जहाँ से स्वर तंत्री झंकृत होती है, कंठ, ठीक है, उसके ऊपर जीभ जहाँ जुड़ी होती है वो तालु स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीभ जहाँ जुड़ी रहती है, तालु। फिर जो सबसे ऊंचा भाग मुख के अंदर होता है, जीभ जहाँ स्पर्श करती है शा बोलने में, री बोलने में, वह क्या है? मूर्धा। मूर्धा का तात्पर्य यही है कि सबसे ऊंचा, मूर्धन्य, सबसे बड़ा, विशाल, मूर्धन्य। तो जो मुख के अंदर सबसे उच्च स्थान है वह मूर्धा है। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो दंत, और फिर उसके आगे ओष्ठ, ठीक है। तो इस तरह से उच्चारण के ये स्थान हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जैसे कंठ से किनका उच्चारण होता है, तो कंठ से छोटा आ और बड़ा आ का, ठीक। फिर इसी तरह से जो आ है ध्वनि, आगत या गृहीत स्वर है, यह भी कंठ से उच्चारित होता है। उसके बाद तालु, तालु से ई और बड़ी ई का उच्चारण होता है। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा से री का होता है। मूर्धा कह लीजिए, मूर्धन्य कह लीजिए, मूर्धन्य, ठीक है, री का। फिर उसके बाद ओष्ठ हो जाता है, दंत से कुछ नहीं होता है, ओष्ठ। ओष्ठ से उ। उसके बाद ए आय का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। किससे? कंठ और तालु से। ए आय, ठीक है। इसके बाद कंठ ओष्ठ ओ औ, कंठ प्लस ओष्ठ से उच्चारण होता है ओ और औ का। तो यह उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। कंठ से, फिर तालु से, फिर मूर्धन्य से, दंत यहाँ प्रयोग नहीं है, फिर ओष्ठ से, फिर कंठ तालु और फिर कंठ ओष्ठ, ठीक है। मिटाते हैं, आगे देखिए। फिर मुख द्वार के खुलने के आधार पर छठवां जो इसका वर्गीकरण है वह मुख द्वार के खुलने के आधार पर है। मुख द्वार का, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक। तो सबसे पहले इसमें आता है संवृत, फिर दूसरा आता है अर्ध संवृत, फिर तीसरा है अर्धविव्रत, अर्धविव्रत, ये वाह है, अर्धविव्रत, और चौथा है विव्रत।
विवृत को ओपन जो है माउथ, ठीक है, पूरा मुंह खुल जाए, जैसे उच्चारण करते हैं आ, ठीक है, ये विवृत है। संवृत में ई ए आए आते हैं, ठीक है, संवृत। और अर्ध संवृत में ए ओ ई उ आता है, ई उ। अर्ध संवृत में ए ओ। संवृत का तात्पर्य है क्लोज, मुख लगभग क्लोज सा रहता है। आप बोल के देखिए, ई उ, लगभग मुख बंद सा रहता है। अर्ध संवृत का मतलब हाफ क्लोज, समझ लीजिए। अर्ध संवृत का मतलब हाफ क्लोज, ए ओ। अर्ध विवृत का तात्पर्य है हाफ ओपन। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए दिक्कत ना हो कि विवृत क्या है। विवृत का मतलब है ओपन माउथ, हाफ ओपन। तो अर्ध विवृत के अंतर्गत आ, आए, आ, आए, आओ और आ, वो डॉक्टर जो लिखते हैं वे आते हैं। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत। देखिए ई उ कर दीजिए, ई उ, ठीक है। फिर ए आए होता है तो ए यहाँ ले लीजिए और ओ ले लीजिए, जो गुण संधि में बनता है ए ओ, ये अर्ध संवृत हाफ क्लोज। विवृत में आ ले लीजिए, जो बचें उनको कहाँ लिख दीजिए, अर्ध विवृत में। तो ये ट्रिक भी है एक तरह से। ई उ आपने लिख दिया संवृत। उसके बाद ए ओ अर्ध संवृत में हो गया, ए ओ गुण संधि में जो बनता है ए ओ। फिर विवृत याद रखो, बड़ा आ केवल एक वर्ण है, याद रहेगा। और जो बचा वो यहाँ लिख दीजिए अर्ध विवृत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवां जो है वह है प्राणत्व के आधार पर, यही लिखे दे रहे हैं, प्राणत्व के आधार पर। तो नोट जान लीजिए कि सभी स्वर अल्प प्राण हैं। क्या हैं? अल्प प्राण। जहाँ ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, कम प्राण वायु निकलती है स्वरों के उच्चारण में, तो अल्प प्राण हैं। और आठवां है घोषत्व के आधार पर। तो सभी स्वर सघोष हैं। क्या हैं? सघोष। इसे घोष भी कहते हैं। जहाँ स्वर तंत्री झंकृत होती है बोलने में, अ, आ, ई, उ, तो यह सभी जो हैं स्वर क्या हैं? सघोष। याद रखिए, सभी स्वर सघोष हैं, सभी स्वर अल्प प्राण हैं। व्यंजनों में वर्गीकरण अलग तरीके का है। जब व्यंजन अगले भाग में लेकर के आएंगे तब आप सीखेंगे कि व्यंजनों में कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन अघोष हैं और कौन सघोष हैं। तो आज के इस क्लास में, इस कक्षा में इतना ही। पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।